ओके, पार्ट 2 अकाउंट चैप्टर 6 कैश फ्लो स्टेटमेंट यानी रोकड़ प्रवाह पत्रक। अब रोकड़ प्रवाह पत्रक होता क्या है, पिछले हमने बहुत सारे चैप्टर्स पढ़े पार्ट 2 में, शेयर पूंजी से लेकर डिबेंचर, कंपनी के वार्षिक हिसाब, उसका तुलनात्मक पत्रक और लास्ट हमने हिसाबी गुणोत्तर पढ़ा। तो ये भी हमारा एक टूल है किसका, विश्लेषण का। कंपनी का जब वित्तीय पत्रकों का विश्लेषण किया जाता है तो ये भी एक वित्तीय पत्रक ही है कंपनी का, जो हमने पिछले चैप्टर्स में वित्तीय पत्रक पढ़े थे। कौन कौन से, एक तो हमारा P&L स्टेटमेंट यानी कि लाभ हानि का पत्रक था, और पक्की तलपटी उन्हीं के अंदर तीसरा स्टेटमेंट का समावेश होता है हमारा किसका, रोकड़ प्रवाह पत्रक का, जो कि हमको एक सेपरेटली चैप्टर के अंदर यहाँ पर दिया हुआ है। 12th की बुक में यहाँ पर तुमको इंट्रोडक्शन के रूप में इस चैप्टर को दिया गया है, सिर्फ इंट्रोडक्शन के रूप में। बाकी ये चैप्टर लेंदी है थोड़ा, ठीक है। अपने इतने सारे चैप्टर पढ़े, उसके अंदर सबसे लास्ट चालू गुणोत्तर के बारे में भी पढ़ा था। गुणोत्तर के अंदर, चालू गुणोत्तर के अंदर सबसे पहले हमने जो चालू संपत्ति के नाम पढ़ा, उसमें सबसे ज़्यादा चालू संपत्ति किसको कहा गया है, रोकड़ को, क्योंकि तुरंत कैश कभी भी कहीं भी चलने के लिए रेडी होती है। बाकी स्टॉक होता है तो स्टॉक को तुरंत के तुरंत रोकड़ में बदला जा सकता नहीं है, बेचने के लिए कस्टमर तो मिलना चाहिए। तो कैश ऐसा है जो सिर्फ कैश होता ही, तुमको किसी को भी कभी भी पेमेंट किया जा सकता है और कहीं भी किसी भी स्वरूप में अपने साथ भी चल सकता है। ज़रूर नहीं है कि हम जेब में नोट भर के ही चले, बिना नोट के भी कैश है, ऑनलाइन पेमेंट करेंगे वो भी कैश का ही ट्रांजेक्शन आ जाएगा। यानी रोकड़ और रोकड़ समकक्ष यानी रोकड़ के समान जो हो वो सब रोकड़ ही गिना जाता है। तो ये चैप्टर तो अपने देख लिया। अब रोकड़ के बारे में अपने को पढ़ना कि रोकड़ कहाँ से आ रही है, रोकड़ का आवक कहाँ से हो रही है, रोकड़ कहाँ जा रही है कंपनी के पास में। रोकड़ का आवक और जावक का प्रवाह दर्शाता पत्रक यानी कि रोकड़ प्रवाह पत्रक। रोकड़ प्रवाह पत्रक मतलब होता है कंपनी के अंदर रोकड़ की आवक और जावक दर्शाता पत्रक यानी रोकड़ प्रवाह पत्रक। एक सिंपल ये है। तो रोकड़ प्रवाह मतलब कंपनी के अंदर दो प्रकार के होते हैं, एक आवक और दूसरा जावक प्रवाह। आवक यानी जो आए उसको आवक बोलेंगे और पैसा जाए उसको क्या बोलेंगे, जावक, ठीक है। तो रोकड़ प्रवाह यहाँ पर बताया है। उसके बाद में रोकड़ प्रवाह का दूसरा दिया, रोकड़ और रोकड़ समकक्ष की आवक जावक। रोकड़ प्रवाह मतलब रोकड़ और रोकड़ समकक्ष की आवक जावक, ठीक है। जिस व्यवहार के कारण रोकड़ अथवा रोकड़ सम्मान में वृद्धि होती है उसे आवक रोकड़ प्रवाह कहते हैं। आवक मतलब जिसके अंदर रोकड़ बढ़ती हो, तुम्हारे पास में पैसा आता हो तो उसको आवक, और तुम्हारे पास से रोकड़ में कमी होती है, तुम्हारे पास से पैसा जाता है तो उसको हम क्या बोलेंगे, जावक रोकड़ प्रवाह कहेंगे। और दोनों के अंतर को हम क्या कहेंगे, शुद्ध रोकड़ प्रवाह। क्या कहेंगे, शुद्ध रोकड़। आवक और जावक के दोनों के बीच का जो अंतर होता है उसको क्या बोलते हैं हम, शुद्ध रोकड़ प्रवाह। आवक भी हो सकता है और जावक भी हो सकता है। अगर माइनस में आता है यानी रोकड़ हमारी माइनस में पहुंच जाती है तो वो हमारा जावक हो जाएगा, और प्लस में होगा तो आवक। तो डिपेंड करता है। अब रोकड़ किसे कहते हैं, तो रोकड़ अर्थात हाथ पर की रोकड़ या तो बैंक में जो पैसा पड़ा हुआ वो हमारे लिए क्या होगी, रोकड़ होगी, ठीक है। एग्जाम के अंदर ये क्वेश्चन बहुत पूछते हैं, रोकड़ और रोकड़ समान अर्थात क्या। तो रोकड़ समान नीचे लिखा हुआ है कि अल्पकाल की ऊंची प्रवाहिता रखने वाले विनियोग हो सकते हैं जिनको हमने तुरंत बेच सकते हैं, बटन दबाया और पैसा तुम्हारे पास में, इस तरह की व्यवस्था होती है। तो उसको ऐसे विनियोग का जिनका शीघ्रता से सही अनुमानित कीमत में रोकड़ में रूपांतर हो सके। तीसरा, जिनके मूल्य में परिवर्तन होने का जोखिम नहीं के बराबर हो, जो कि मूल्य में परिवर्तन ना होता, जैसे हमने कहीं पैसे लगाए, इन्वेस्टमेंट किया हुआ है, ओके। तो रोकड़ प्रवाह पत्रक होता है, उसके अंदर मुख्य प्रवृत्तियों को 3 भागों में बांटा गया है। रोकड़ प्रवाह पत्रक को 3 अलग अलग प्रवृत्तियों से रोकड़ प्रवाह हो सकता है, तो उनको 3 भागों में बांटा गया प्रवृत्तियों को। पहली है परिचालन यानी कि संचालन प्रवृत्तियाँ। कौन सी, रोकड़ प्रवाह की जो प्रवृत्तियाँ होती हैं उनको कितने भागों में बांटा गया है, 3। कौन कौन सी, परिचालन यानी कि संचालन, जिससे पूरे व्यवसाय है, धंधा है, कंपनी है, उसको संचालन किया जाता है, उसके लिए कुछ खर्चे करने पड़ते हैं, यानी कि आवक भी हो सकती है, उसमें इनकम भी होती है और एक्सपेंस भी होते हैं, तो उन सब को दर्शाया जाता है संचालन प्रवृत्तियों के अंदर। विनियोग की प्रवृत्तियाँ यानी कंपनी अपना पैसा कहीं और इन्वेस्टमेंट करती है, जिसकी वजह से कभी नुकसान होता है कभी फ़ायदा, ठीक है। तो दोनों चीज़ होती है, तो उसके लिए हम क्या बोलते हैं, विनियोग की प्रवृत्तियाँ। और लास्ट में आती है वित्तीय प्रवृत्तियाँ, यानी कंपनी लोन लेती है, शेयर प्रकाशित करती है और शेयर वापस करती है, डिबेंचर प्रकाशित करती है, डिबेंचर वापस करती है। ये सारे चैप्टर्स नाम तुम लोग को देखो सुने लग रहे होंगे, क्योंकि हमने पहले इनके सारे चैप्टर्स पढ़ लिए हैं। ये हमारे पास लास्ट में देखने को मिलता है। कोई भी पत्रक हो,
स्टेटमेंट्स होते हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट, वो वर्ष के अंत में तैयार किए। तो सारी चीज़ें हमने उनके बारे में व्यवहार तो किया ही होगा, तभी ये पत्रक तैयार कर रहे होंगे। तो 3 प्रवृत्तियों में इसको बांटा गया है, एक संचालन प्रवृत्तियाँ, विनियोग प्रवृत्तियाँ और वित्तीय प्रवृत्तियाँ। 2020-21 के स्पेशल कोर्स में परिचालन प्रवृत्तियों को और वित्तीय प्रवृत्तियों का प्रैक्टिकल क्वेश्चन इस बार पूछ सकेगा नहीं, सिर्फ 2020-21 के लिए। बाकी कोई भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है तीनों में से, और जब आगे पढ़ोगे तो तीनों एक साथ में ही आएंगे। 12th के लेवल के लिए तीनों को हमने अलग अलग समझने के लिए, इंट्रोडक्शन लेवल है इसके लिए, तीनों को अलग अलग प्रवृत्तियों बांटकर अलग अलग प्रवृत्तियों के सवाल यहाँ पर दिए गए हैं। लेकिन हम अभी कौन से करेंगे, विनियोग प्रवृत्ति। तो विनियोग प्रवृत्ति में किन किन प्रवृत्ति का समावेश होता है, पहले हम इसके बारे में जान लेते हैं। तो विनियोग प्रवृत्तियों के अंदर देखो सामान्य रूप से लिखा हुआ है कि स्थिर दृश्य संपत्तियों का विक्रय, स्थिर अदृश्य संपत्तियों का विक्रय, ये रोकड़ आवक कहाँ से होती है वो कंपनी के पास में, वो दर्शा रहा है। दीर्घकाल के विनियोग हो तो विनियोग का विक्रय, गैर चालू संपत्तियों का विनियोग जैसा हो सकता है, अंश, डिबेंचर, बॉन्ड, इन सब के अंदर भी विनियोग किया गया हो सकता है। दीर्घकाल की लोन वापस मिल रही हो कहीं से तो वापस करे तो। रोकड़ जावक प्रवाह की प्रवृत्तियाँ, तो स्थिर दृश्य संपत्ति की खरीदी, अगर संपत्ति की खरीदी करोगे तो हमारे किसमें, विनियोग की प्रवृत्तियों में गिना जाएगा। कब, जावक की में। और बिक्री करोगे तो पैसा आएगा तो मतलब आवक प्रवाह, और पैसा जा रहा है हमारे पास, पैसा जाए तो जावक रोकड़ प्रवाह। ध्यान रखना है, रोकड़ जाए मतलब रोकड़ जावक, और रोकड़ आ रही है हमारे पास तो रोकड़ आवक। और रोकड़ कैसे आती है, जब तुम कोई चीज़ की बिक्री करोगे तब, विनियोगों का विक्रय करो या कोई तुम्हारी संपत्तियों का विक्रय करो तभी तुम्हारे पास रोकड़ आ सकती है, ध्यान रखना है। तो आगे देखते हैं अपने इसके लिए प्रैक्टिकल कौन सा क्वेश्चन है, कहाँ से है, कौन कौन से हैं वो देख लेते हैं। देखो ये पूरा एक पत्रक दिया हुआ है, ये फुल जो है स्टेटमेंट है इसका, जिसके अंदर तीनों प्रवृत्ति अलग अलग हैं। तीनों प्रवृत्ति है जिसके अंदर सेम है। पहला नंबर की प्रवृत्ति है उसको ए नाम दिया गया है, परिचालन प्रवृत्ति में से रोकड़ प्रवाह। दूसरे के अंदर देखो विनियोग, हमको इतना ही यूजफुल है, खाली हमको कितना करना है, इतना ही करना अभी ये वाला पत्रक खाली बीच का, ठीक है। उसके बाद में जो वित्तीय है वो हमारे कोई काम का नहीं है अभी इस 2020-21 के लिए, बाकी ये भी इम्पोर्टेंट था पहले माई बुक। तो पहले हम ये पत्रक लिखेंगे। चैप्टर 6 रोकड़ प्रवाह पत्रक, ठीक है। स्केल पेंसिल, रोकड़ प्रवाह में अपने कौन सा पढ़ रहे हैं, पहले एक ही सिर्फ बी वाला, कौन सा, बी, यानी कि विनियोग प्रवृत्ति में से उद्भव हुआ रोकड़ प्रवाह। विनियोग प्रवृत्ति में से उद्भव हुआ रोकड़ प्रवाह दर्शाता पत्रक। ये हमारा क्या होता है, एक पत्रक होता है, इसके लिए हम इसको वर्ड यूज़ करेंगे पत्रक। यहाँ विवरण होगा, यहाँ रकम होंगी, ठीक है। सबसे पहले हमको क्या लिखने का होता है, बिक्री लिखने की होती है। बिक्री में क्या होगा, संपत्तियों का विक्रय, पहले क्या आएगा, संपत्तियों का विक्रय। जो भी संपत्ति हमारी विक्रय होगी उसको ऊपर लिखेंगे यहाँ पर। उसके बाद में साथ के साथ में कोई गैर चालू विनियोग हो, गैर चालू ध्यान रखना है यहाँ पर हमको, यानी कि लॉन्ग टर्म, बिन चालू विनियोग जिसको बोल सकते हैं, उनका विक्रय होगा। ठीक है, ये भी हमको आवक में लिखना होगा। उसके बाद में एक्स्ट्रा, इन्हीं से रिलेटेड हमारे पास, संपत्तियों से रिलेटेड हमारे पास क्या होना चाहिए, प्राप्त ब्याज हो सकता है या डिविडेंड हो सकता है।
उसके बाद में प्राप्त भाड़ा, अगर हमको संपत्तियों के ऊपर हमारी जो कोई स्थिर संपत्ति है उसी का भाड़ा हो तो ही आएगा, अदरवाइज नहीं। उसके बाद में संपत्तियों का विक्रय अगर होगा, स्थायी संपत्तियों का ध्यान रखना हमको, संपत्तियों का की खरीदी अब, और संपत्तियाँ कैसी होनी चाहिए, स्थायी, यानी कि स्थिर संपत्तियाँ होंगी हमारी, उन्हीं का हम विक्रय या खरीदी लिख सकते हैं। उसके बाद में गैर चालू विनियोग की खरीदी, गैर चालू विनियोग की खरीदी, और ज़रूर पड़े तो हमको यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, इन संपत्तियों से संबंधित खाते बनाने पड़ेंगे। अगर किसी का बिक्री की रकम या खरीदी की रकम ज्ञात करने के लिए तो खाता बनाना पड़ेगा, तो उसका फॉर्मेट मैं बता दूंगा कि किस तरह से इसका खाता बनाना है। यहाँ पे जो आंसर आएगा उसको लिखेंगे, विनियोग प्रवृत्ति में से उद्भव हुआ, विनियोग प्रवृत्ति में से उद्भव हुआ शुद्ध रोकड़ प्रवाह। ठीक है, नेक्स्ट, अगर कोई संपत्ति का खाता बनाना पड़े तो कोई भी संपत्ति का खाता हो एक ही जैसा होगा, तो उसका नमूना यहाँ पे मैं ड्रॉ कर रहा हूँ सिर्फ। यंत्र हो सकता है, फर्नीचर हो सकता है, वाहन हो सकता है, ज़मीन मकान हो सकता है, इनमें से कोई भी प्रकार का खाता यहाँ पे बनने को आ सकता है, लेकिन होगा संपत्ति का ही। विनियोग का भी हो सकता है। सबसे पहले संपत्ति की बाकी होती है उधार शेष, तो लिखेंगे शेष आगे लाए, उधार साइड में देखो लिखा मैंने, ये उधार साइड होगी और ये जमा साइड, और लास्ट में जो शेष बचेगा उसको लिखते हैं शेष आगे ले गए। ठीक है, दोनों में से कोई भी एक शेष है तो दिया होगा या दोनों दिए होंगे। यहाँ लिखते हैं संपत्ति पर घिसाई, घिसाई जो भी होगी संपत्ति वहाँ लिखी जाएगी। अगर संपत्ति का विक्रय होगा तो इस साइड लिखा जाएगा, संपत्ति का विक्रय होगा तो कहाँ लिखा जाएगा, इस साइड। संपत्ति की खरीदी हुई तो किस साइड लिखी जाएगी, ये हमको मोस्ट ऑफ फाइंड आउट करने का आ सकता है। संपत्ति बिक्री से नुकसान हुआ तो इस साइड आएगा, संपत्ति बिक्री से अगर नुकसान होता है तो नुकसान किस साइड आता है, इस साइड। ध्यान रखना, संपत्ति बिक्री से नुकसान और लाभ दोनों में से कोई एक होगा, एक साथ में दोनों कभी नहीं हो सकते। लाभ और हानि एक साथ कभी होंगे नहीं। इस साइड हो तो क्या लिखेंगे, संपत्ति बिक्री से अगर कोई लाभ होगा तो लाभ किस साइड लिखेंगे हम, इस साइड लिखेंगे। स्टार मैं कर रहा हूँ, स्टार का मतलब ये कि ये कंपलसरी नहीं है, या तो ये होगा या तो ये होगा। नुकसान और लाभ इन दोनों में से कोई एक ही चीज़ होगी। टोटल करेंगे, डिफरेंस जो भी आएगा हम उसको, खरीदी को यहाँ लेके जाएंगे और बिक्री होगी तो ऊपर लिखेंगे। ठीक है, खरीदी को हम ब्रैकेट में यानी कि माइनस में लिखते हैं। तो ये इस तरह से हमारा इसका फॉर्मेट रहेगा। अब आगे इसका हम प्रैक्टिकल करेंगे।